नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 4 अप्रैल 4 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर करें आप सब लोग। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और मैंने आप लोगों से पूछा भी था क्या आप लोग टेस्ट दे रहे हैं। जो लोग टेस्ट दे रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और साथ ही साथ मैंने ये भी पूछा था कि आप लोग का टेस्ट में कितना स्कोर हो रहा है, कौन सा सेक्शन आप लोग का वीक है। ये सारी चीजों के बारे में मैंने आपसे पूछा था कि आप लोग प्रॉपर एनालाइज करके कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोग बताइए, लेकिन आप लोगों ने ये काम नहीं किया। लेकिन अभी मैं बोल रही हूँ आप लोग प्रॉपर एनालाइज करिए अपने टेस्ट को, टेस्ट पेपर ही ज्यादा से ज्यादा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। यही आपके लिए प्रीलिम्स के लिए रामबाण होगा। ठीक है, तो प्रॉपर एनालाइज करिए, देखिए कौन सा सेक्शन वीक है, उसको प्रॉपर उस पर और वर्क करिए, और जो सेक्शन आपका स्ट्रांग है उसको और भी स्ट्रांग करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए आते हैं अपनी क्लास पे, और आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और आज की क्लास में दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस संस्था या सरकार द्वारा रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। तो रेबीज के नियंत्रण के लिए कार्यक्रम लॉन्च किया गया है संस्था या सरकार के द्वारा। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, जिन्हें आंसर पता है वो आंसर करें, जिन्हें नहीं पता वो ध्यान से देखें। और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में भी इंपॉर्टेंट देखेंगे कि किस मंत्रालय के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है रेबीज की रोकथाम के लिए। तो देखिए मंत्रालय है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, और इससे रेबीज की रोकथाम के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत किया है जिसका नाम है राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक पहल भी चलाई गई है सरकार के द्वारा जिसका नाम है राष्ट्रीय निःशुल्क दवा पहल। और इसी पहल के माध्यम से सरकार जो है देश में, राष्ट्र में रेबीज के उन्मूलन के लिए क्या करेगी, रेबीज वैक्सीन देगी, और साथ ही साथ किसका प्रावधान करेगी, रेबीज इम्यूनोग्लोबिन का जो है ये प्रावधान करेगी। ठीक है, अगर हम बात करें रेबीज के बारे में तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा इसकी रोकथाम की जा सकती है वैक्सीन के माध्यम से। तो ये वैक्सीन रोकथाम योग्य ये डिजीज है जो कि जेनेटिक विषाणु जनित रोग है। ठीक है, यानी कि ये वायरस से होने वाला रोग है, ध्यान रखिएगा। और चूंकि आप देख रहे हैं ये जेनेटिक डिजीज है, ठीक है, तो जेनेटिक मतलब होता है वो डिजीज जो जानवरों से मानव में पहुंचता है। तो ये एक तरीके से जानवरों से मानव में पहुंचने वाला ये संक्रामक बीमारी है। ठीक है, ये जीवाणु है, जीवाणु जनित है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद में बात करें तो ये इसका जो वायरस का जो केंद्र कारण क्या होता है, ध्यान रखिएगा। ये देखा जाए तो यहाँ पे राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस जो है वायरस केंद्र कारण होता है। और ये पागल जो जानवर होते हैं जैसे कि जो कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, बंदर आदि के लार में ये मौजूद होता है। ठीक है, तो एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि रेबीज जो है किसके कारण होता है। ये सब ऑप्शन दिया था, उपयुक्त सभी दिया था। तो ध्यान रखिएगा कुत्ते से भी होता है, बिल्ली से, बंदर से, जो पागल जानवर होते हैं उनके काटने से यह होता है। सरकार ने इसके उन्मूलन के लिए एक योजना भी तैयार किया है और एक टारगेट रखा है कि भारत सरकार ने कि वर्ष 2030 तक जो भारत में कुत्तों से होने वाले जो रेबीज है उनके उन्मूलन के लिए कार्य योजना तैयार किया है। तो ध्यान रखिएगा क्या है ये, नेशनल एक्शन फॉर डॉग मेडिएट रेबीज एलिमिनेशन। ठीक है, इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और इसका टारगेट क्या है, 2030 तक जो कुत्तों से होने वाले रेबीज है उनका उन्मूलन करना देश से। ठीक है, बात करें इसके पहले टीके की जो विकसित किया गया था, रेबीज का जो पहला टीका विकसित किया गया था वो लुई पास्चर के द्वारा विकसित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। और हर साल जो है हम 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाते हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड रेबीज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है, तो 28 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिली है। चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में अरहर की दाल, जिसको तूर दाल कहते हैं, कि दाल के स्टॉक की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है। तो देखिए कई लोग क्या करते हैं ना, ऐसे मार्केट में ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं कि स्टॉक जो है उसको बना लेते हैं और उसको मार्केट से क्या करते हैं, मार्केट में फ्लो रोक देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, उसका दाम बढ़ जाता है क्योंकि उसकी सप्लाई रुक जाती है। तो उसी की निगरानी के लिए, उस स्टॉक की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। और इस समिति को किसके द्वारा, उस समिति की अध्यक्षता की जा रही है, तो ऑप्शन इज ए करेक्ट, यानी कि निधि खरे के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही है। आइए बात करते हैं।
तो देखिए, जो ये जो ब्लैक मार्केटिंग होती है इसको रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक जो है समिति का गठन किया है, जो कि उपभोक्ता मामले के विभाग में जो अतिरिक्त सचिव हैं जिनका नाम है निधि खरे, उन्हीं की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने इस समिति का गठन किया है। तो उद्देश्य क्या है, जो अरहर की दाल के स्टॉक की क्या करना, निगरानी करने के लिए। ये समिति आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये जो समिति है वो राज्य सरकारों के सहयोग से जो आयातकों हैं, ठीक है, मिलेट जो है स्टॉकिस्टों है, जो व्यापारी जैसे जो संस्थाएं हैं, उनके द्वारा जो रखे गए अरहर के स्टॉक है उसकी पूरी क्या करेगी, निगरानी करेगी, ठीक है। इससे क्या हो, ये ना कि कोई इतना ज्यादा स्टॉक अपने पास छुपा के रख ले कि उसकी सप्लाई मार्केट में रुक जाए, उसके वजह से दाम जो है बढ़ जाए। यहाँ पे इस पैमाने का जो ये पैनल जो गठन किया गया है, ये बाजार में जमाखोरों और बेईमान सट्टेबाजों से निपटने के लिए सरकार की मंशा को दर्शाता है, ठीक है। तो ये जो जमाखोरी करते हैं, जो बेईमान सट्टेबाज होते हैं, उनकी नियत पे एक तरीके से उनसे निपटने के लिए सरकार ने जो है इस समिति की गठन किया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नामीबिया से लाई गई मादा चीता साशा का निधन किस नेशनल पार्क में हो गया। तो देखिए, आप लोग को पता है कि अभी पिछले साल यानी कि 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे, जिसमें 5 मादा थी, 3 नर थे। उसमें से एक मादा चीता जो है साशा, उसका क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो वो किस नेशनल पार्क में लाए गए थे नामीबिया से, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है कुन्नू नेशनल पार्क। और आप लोग पता है, इससे वाकिफ होंगे क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने चर्चा किया था, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश का एक जिला है, श्योपुर जिला, उसी में ये नेशनल पार्क है, कुन्नू नेशनल पार्क। और उसमें देखिए 6 महीने पहले जो चीते लाए गए थे, ध्यान रखिएगा, हमने बात किया 17 सितंबर को लाया गया था प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, और एक का नाम उन्होंने आशा भी रखा था और एक का नाम था साशा। उसका देखिए अभी जो है गुर्दे की बीमारी, किडनी की बीमारी थी साशा को, जिसके वजह से क्या हो गया, उसकी मौत हो गई। कहा जाता है कि ये जब पैदा हुई थी साशा तभी इसको किडनी की बीमारी थी, और ये बात शायद छुपाई गई थी जब इसको लाया गया था, और इसकी यहाँ पे जो है मृत्यु हो गई। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट लाने का कार्य किया गया, जैसा कि आपको पता है नामीबिया से पहले आया, ये अफ्रीका का साउथ में देखेंगे ये कंट्री, उसके जस्ट पड़ोस में साउथ अफ्रीका है। वहां से भी हाल फिलहाल में 12 जो है चीते लाए गए थे, जिनके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, और इन चीतों को जो है कुन्नू नेशनल पार्क में रखा गया। यहाँ पे जो चीते लाने का जो कार्य किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, या चीतों को जो है फिर से रिहैब किया जा रहा है, वो एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, प्रोजेक्ट चीता, उसी के तहत लाया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत देखिए, जो देश में विलुप्त हो चुके चीते थे, जो कि 70 दशक, ठीक है, माफ करिएगा, जो 7 दशक पहले, लगभग 70 साल पहले जो चीते विलुप्त हो चुके थे, उनको फिर से क्या करना, बसाना देश में, ठीक है, प्रोजेक्ट चीता के तहत। और इसी प्रोजेक्ट के तहत देखिए नामीबिया से पहले 8 चीते लाए, और दूसरी खेप जो आई थी वो दक्षिण अफ्रीका से आई थी 12 चीतों की, ठीक है। दूसरी खेप आई थी जिनको जो यहाँ पे देखा जाए कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान में उनको लाया गया था, ठीक है। यहाँ पे सरकार जो है अगले कुछ वर्षों में क्या टारगेट रखी है प्रोजेक्ट चीता के तहत, कि 50 चीतों को जो है जंगल में छोड़ने की योजना सरकार के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए थे, जिनको कुन्नू नेशनल पार्क में रखा गया था। कुन्नू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में है। यहाँ पे हम बात करें, देखिए अंतिम जो चीता देखा गया था भारत में, चूंकि भारत में चीता विलुप्त हो चुके थे 7 दशक पहले, लगभग 70 साल पहले। अंतिम जो चीता देखा गया था वो भारत की आजादी के समय यानी कि 1947 में देखा गया था छत्तीसगढ़ में, ठीक है, जो कि मृत पाया गया था। और फिर उसके बाद चीता नहीं देखा गया, और 1952 में जो है लगातार नहीं देखे जाने के कारण चीतों को जो है देश से क्या कर दिया गया, विलुप्त घोषित कर दिया गया। हम बात करें चीतों के संबंधित जो अवेयरनेस फैलाने के लिए पूरे विश्व में जो है अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस यानी कि इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी डेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आप मुझे बताइए, जो प्रोजेक्ट, ठीक है, ये हमने बात किया प्रोजेक्ट टाइगर जो चलाया गया था, ठीक है। आप मुझे बताइए कि ठीक है प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया था, ठीक है, किस ईयर को जो है प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, आप मुझे बताइए, ठीक है। और वर्तमान में जो है इंडिया में कितने जो है टाइगर रिजर्व्स हैं, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया। तो रेशम कीट से संबंधित है ये, ठीक है, रेशम पालन से संबंधित है, कीट पालन से सेरीकल्चर कहते हैं। और सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन चूंकि उत्तर प्रदेश में किया गया है, इसलिए प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन दोस्तों, ये किया गया गोरखपुर जिले में, ठीक है।
आइए हम बात करते हैं यहाँ पे। तो अभी हाल फिलहाल में जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने गोरखपुर में सेरीकल्चर मेले का क्या किया है दोस्तों, उद्घाटन किया है। ठीक है, सेरीकल्चर मेले का। यहाँ पे इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी चीजों की आधारशिला रखी, जैसे कि 18 चाकी पालन भवन, 9 थ्रेडिंग मशीन सेट और 36 सामुदायिक भवनों की भी आधारशिला रखी। यहाँ पे जो बात करें उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जिले हैं जो रेशम के कारोबार के लिए जाने जाते हैं, सबसे पहले बनारस। देखिए बनारस का जो हमें नाम आता है ये रेशम के लिए, ठीक है, यहाँ पे जो सिल्क के लिए, सिल्क का व्यापार होता था प्राचीन समय से ही जो है वाराणसी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगला है मऊ, फिर गोरखपुर, फिर खलीलाबाद, अंबेडकर नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी मेरठ। ये जो क्षेत्र है, ये जो जिले हैं, ये रेशम के कारोबार के लिए जाने जाते हैं। वही बात करें हम अगर पूरी जो एग्रीकल्चर के मामले में देखें कि कितनी भागीदारी है पूरे भारत में उत्तर प्रदेश की, तो जितने भी कुल कृषि होती है, जो खेती योग्य जो भूमि है, उस भूमि का 11% जो प्रतिनिधित्व करता है वो उत्तर प्रदेश करता है। और जितना भी पूरे देश में जो खाद्यान्न उत्पादन होता है उसका 20% योगदान जो देता है वो उत्तर प्रदेश देता है। तो कुल खाद्य उत्पादन में उत्तर प्रदेश अव्वल है। वही जलवायु क्षेत्र की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में 9 जलवायु क्षेत्र है जो आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है। यहाँ पे बात करें हम लोगों ने पीएम मित्रा पार्क के बारे में बात किया था माफ करिएगा। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने ये भी बोला कि घोषणा की है कि जो प्रधानमंत्री जी ने जो उनकी एक योजना है जो कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से संबंधित है कि वहां पे हरदोई के लिए पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क की घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो यहाँ पे पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल जो पार्क खोला जाएगा वो हरदोई में खोला जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि पीएम मित्रा के तहत जो पहला पार्क स्थापित किया गया है वो किस जिले में, किस स्टेट में जो है वो किया गया है, आप मुझे बताइए। और पीएम मित्रा के तहत कितने जो है कितने ये टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा एनवायरमेंट इकोलॉजी से ही है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किस अनुसूची में सूचीबद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बात कर रहे हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, ठीक है, जो कि एक पक्षी है। और इस पक्षी को वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो चूंकि हम बात कर रहे हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, तो हाल फिलहाल में ये चर्चा में थे, तो बताइए किसके तहत जो है इसे सूचीबद्ध किया गया है वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत, किस अनुसूची में। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, अनुसूची ए 4 है, 3 है, फिर 6, यहाँ पे देखिए 1। तो दोस्तों अगर हम करेक्ट आंसर पे चले तो करेक्ट आंसर इज डी है, अनुसूची 1 में सूचीबद्ध इसको किया गया है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीर, आपको देखिए ये बहुत ही भारी जो है और काफी बड़ा ये पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और इसको संरक्षण के हेतु यहाँ पे वन जीव संरक्षण अधिनियम है 1972, उसमें अनुसूची 1 में क्या किया गया, इसको सूचीबद्ध किया गया है। यहाँ पे ये भारत में देखिए इसकी संख्या बहुत कम है, अप्रॉक्स 200 to 300 के बीच में है। और ये सबसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति मानी जाती है भारत की। और ये विशेष रूप से देखा जाए तो राजस्थान, गुजरात में जो है ये पाया जाता है। स्पेशली देखा जाए दोस्तों तो राजस्थान का तो ये राज्य पक्षी है। गुजरात को कुछ संख्या महाराष्ट्र में भी देखने को मिल जाती है। ये भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें जिसमें से भारत उपमहाद्वीप पे सब आ जाते हैं दोस्तों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे भारी उड़ने वाली पक्षियों में से ये एक है। और IUCN की रेड लिस्ट की बात किया जाए दोस्तों तो IUCN की रेड लिस्ट में ये पक्षी जो है विलुप्त होने के कगार पर है और इसकी स्थिति गंभीर रूप से क्या है, संकटग्रस्त है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की IUCN की रेड लिस्ट में जो स्टेटस है वो गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में इसको सूचीबद्ध किया गया है। और मैंने आपको बताया कि ये जो है जो राजधानी यहाँ पे राजस्थान का ये राजकीय पक्षी भी है, ठीक है। और इसकी संख्या में जो गिरावट है उसके पीछे देखिए क्या कारण है कि ये शिकार इनका होता है, कृषि की गहनता, बिजली की जो लाइनें बिछाई गई हैं जो भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पे, उससे जाकर के टकरा जाती है। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ स्टेटमेंट भी दिया था इनके संरक्षण के लिए। तो ये चीज जो है ये इनकी जनसंख्या उसमें कमी का ये कारण बताया गया है। अच्छा, हम इसके बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं, तो अभी हाल फिलहाल में देखा जाए कि पर्यावरण और वन जो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है
उन्होंने राजस्थान सहित जो देश में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण और सुरक्षा के लिए विभिन्न उपाय वो कर रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने कुछ सूचना दी है, जिसके कारण से एक बार फिर से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चर्चा में आ गया है। और इसको जो है आप स्टार कर लीजिए इस क्वेश्चन को, कि सुप्रीम कोर्ट ने भी गवर्नमेंट को इसके संरक्षण के लिए दिशा निर्देश दिए थे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए जी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शहर में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया है? तो स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किस शहर में किया गया है दोस्तों? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, और इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो स्पेस सिस्टम ठीक है डिजाइन लैब का जो उद्घाटन किया गया है अहमदाबाद में, ठीक है, ये देखा जाए ये एक नई अंतरिक्ष प्रणाली डिजाइन प्रयोगशाला है, इसका फुल फॉर्म है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देखा जाए जितने भी भारत में जो निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनियां हैं, उन अंतरिक्ष कंपनियों के विकास के लिए, योगदान को बढ़ावा देने के लिए इसको जो है इन स्पेस को, यानी कि ये नई अंतरिक्ष प्रणाली डिजाइन प्रयोगशाला को उद्घाटन किया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अब जो स्पेस जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी कंपनियों की भी भागीदारी बढ़े, ये ज्यादा से ज्यादा आकर के क्या करे, पार्टिसिपेट कर सके, सरकार ये योजना बना रही है, जिस कारण से इस तरह की जो है प्रयोगशाला को स्थापित किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये जो है इन स्पेस का ये जो है ये स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब जो है ये भारतीय अंतरिक्ष, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इन स्पेस, जो कि ये इसरो की ये पहल है, और इसी की ये क्या है, इसी के तहत ये एक पहल है, कौन सी दोस्तों, नई अंतरिक्ष प्रणाली डिजाइन प्रयोगशाला। इस लैब का जो उद्घाटन किया गया है दोस्तों, ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो और इन स्पेस के जो अध्यक्ष है जिनका नाम है डॉक्टर एस सोमनाथ जी के द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया है। तो इसरो के भी जो इसरो के चेयरमैन कौन इस समय, डॉक्टर एस सोमनाथ, और उन्हीं के द्वारा ये जो अंतरिक्ष प्रणाली डिजाइन प्रयोगशाला स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब अहमदाबाद में जो बना है उसका उद्घाटन किया गया है। बात करें हम इन स्पेस की, तो ये देखिए किसके तहत जो है ये एक एजेंसी है, तो ये अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वायत्त नोडल एजेंसी है। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो अंतरिक्ष गतिविधियां जो हो रही हैं, जो रिसर्च हम अंतरिक्ष में जाते हैं, जो इसरो कार्य करता है, उस अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी कंपनियों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए जो भी उनको जो है आवश्यकता है वो सब उपलब्ध कराना, जो सहायता है वो सब उपलब्ध कराना, इन सब के लिए जो है सुविधाजनक बनाने की दिशा में ये काम करती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियां आगे आ सके, अपनी भागीदारी को बढ़ा सके। और इसी चीज के लिए गुजरात के अहमदाबाद में एक अंतरिक्ष प्रणाली प्रयोगशाला का भी उद्घाटन किया गया है इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ जी के द्वारा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न अपने आप में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का लक्ष्य किस वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ निरक्षरों को कवर करना है? तो किस वर्ष तक के, ठीक है, और उससे भी या तो अधिक आयु वर्ग के जो निरक्षर लोग हैं उनको कवर किया जाएगा न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत। चलिए इस प्रोग्राम के भी बारे में बात करेंगे और देखते हैं कि इन्होंने किस वर्ग तक के लोगों को लक्षित किया है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, 15 वर्ष तक के लोग। तो देखिए केंद्र सरकार ने जो वित्तीय वर्ष है दोस्तों 2022 से 23 से लेकर के 2026 से 27 के दौरान, ध्यान रखिएगा ये वित्तीय वर्ष है, इसके लिए एक प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि एक केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी कि ये केंद्र प्रायोजित, जिसमें केंद्र प्रायोजित योजनाएं वो होती हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और ध्यान रखिएगा ये जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है जो कि केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, इसको जो है किस वित्तीय वर्ष के लिए 2022 से 23 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए जो है शुरू किया गया है। और इसमें जो व्यय आएगा इस प्रोग्राम के क्रियान्वयन का जो व्यय है लगभग 1000 करोड़ रुपए से अधिक का जो है वित्तीय परिव्यय माना जा रहा है। इसमें देखा जाए ये जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है इसका लक्ष्य क्या है, जो 15 वर्ष, ठीक है, और उससे अधिक आयु वर्ग के जो 5 करोड़ निरक्षर लोग हैं उनको कवर किया जाएगा, ठीक है। योजना के तहत जो है जो लाभार्थी की पहचान जो की जाएगी वो केंद्र और यहाँ पे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जो सर्वेक्षण करता है वो मोबाइल ऐप के माध्यम से डोर टू डोर जाकर के
यहाँ पे जो है लाभार्थी, जो इसके तहत जो लाभार्थी होंगे उनका क्या करेगा, पहचान करेगा और फिर केंद्र सरकार जो है उनको साक्षरता की तरफ बढ़ाएगी। बेसिकली इसका उद्देश्य देखा जाए तो मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान प्रदान करना, ठीक है, यही इसका उद्देश्य। तो ये ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, एक अप्रूव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट के लिए है ये स्कीम, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम देखें और ये देखे जाए इसका जो है क्या है, ये एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है, एज ये तरीके से देखा जाए एडल्ट एजुकेशन है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, इसका टाइम पीरियड भी आपके लिए फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर के 2027 है, ठीक है। और जितने भी जो एस्पेक्ट्स है यहाँ पे जो एजुकेशन फॉर ऑल फॉर 15 ईयर एंड एबव एज ग्रुप, ठीक है, तो ये 15 और उससे जो ऊपर आयु वर्ग के लोग हैं उनको ये कवर करेगा। उनको शिक्षित करने का, निरक्षर है तो उनको तरीके से अक्षरों का ज्ञान कराना ताकि वो साक्षर हो सके, इस क्षेत्र में कार्य किया जाएगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं उसके पहले मेरा प्रश्न है कि राइट टू एजुकेशन जो हमारे संविधान में है उसको कब जो है, जो हमारा एजुकेशन उसको फंडामेंटल राइट कब बनाया गया था, किस ईयर बनाया गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहां संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया। तो संयुक्त कमांडर सम्मेलन जो 2023 दोस्तों आयोजित किया गया है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मध्य प्रदेश की राजधानी है वहां पे यानी कि भोपाल में संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया गया है 2023 का। और इसमें देखा जाए ये जो है ये संयुक्त कमांडर सम्मेलन था ये 3 दिनों तक चला था, 30 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल। और ये किस विषय पर आयोजित किया गया था, तैयार, पुनरुत्थान और प्रासंगिक विषय, इस विषय पर जो है ये संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में देखा जाए दोस्तों तो प्रधानमंत्री जी ने भी भागीदारी के रूप में, वो भी भागीदारी थे इस सम्मेलन में, यानी कि वो भी उपस्थित हुए इस सम्मेलन को संबोधित किए। और इसमें देखा जाए और कौन कौन थे, तो यहाँ पे जो तीनों सशस्त्र बल हैं उनके कमांडर और रक्षा मंत्रालय के जो वरिष्ठ अधिकारी थे वो भी इस सम्मेलन में भाग लिए, ठीक है। इस सम्मेलन की बात किया जाए दोस्तों तो इस सम्मेलन में जो सशस्त्र बल हैं उनके तरीके से जो उनकी प्रगति कार्य है उनकी समीक्षा की गई, यानी कि जो सशस्त्र बलों की तैयारी और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रगति की समीक्षा की गई, ठीक है। तो यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया, भोपाल में आयोजित किया गया। और इसकी थीम क्या थी, किस विषय पर था ये, तैयार, पुनरुत्थान और प्रासंगिक। यहाँ पे हम कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, जैसे कि भोपाल से ये यानी कि मध्य प्रदेश से संबंधित एक करंट अफेयर है। देखिए 7वां जो अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का जो उद्घाटन किया गया था ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया था और इसका आयोजन जो किया गया था भोपाल में ही किया गया था। वहीं देखा जाए, देखिए हाल फिलहाल में एक मंदिर थी जो चर्चा में थी, बलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर, ठीक है। ये चर्चा में इसलिए थी कि इस मंदिर का कार्य हो रहा था और इसकी छत अचानक से गिर जाने से कुछ लोग की मौत हो गई, जिसकी वजह से ये चर्चा में थी। और ये मध्य प्रदेश के इंदौर में ये मंदिर, ठीक है। तो बलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि नासा जून 2023 में किस ग्रह पर रहने के लिए 4 लोगों को भेजेगा, ठीक है। तो किस पे रहने के लिए नासा जो है किस ग्रह पर रहने के लिए जून 4 जो है 2023 में एक मिशन चला रहा है जिसके तहत 4 लोगों को उस ग्रह पे भेजेगा। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या है, मंगल ग्रह, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो नासा की बात करें जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड, ठीक है, स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा, ठीक है। और नासा ने ये योजना बनाई है कि इस साल जून 2023 में मंगल ग्रह पर 4 लोगों को भेजेगा और इसके लिए इन 4 लोगों को वो क्या कर रहा है, प्रशिक्षण दे रहा है, उनकी ट्रेनिंग कर रहा है। ये 4 जो है ये मार्टियंस मंगल ग्रह पर नासा के मानव अन्वेषण अभियान का हिस्सा होंगे। एक तरीके से मानव ग्रह की जो है मंगल ग्रह पर खोज करने के लिए मानव को भेजने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, मानव अन्वेषण अभियान, उसी के ये हिस्सा होंगे। ये 4 लोग देखिए मंगल ग्रह पर नासा की ह्यूमन एक्सप्लोरेशन जर्नी का एक हिस्सा होंगे, वही सेम चीज है। इसके अलावा देखा जाए ये जो नासा है वो लगातार कुछ और भी प्रणालियों को भेज रहा है मंगल ग्रह पे। देखिए मंगल ग्रह पर व्यापक जांच करने के लिए, मंगल ग्रह की जानकारी के लिए नासा कुछ और भी चीजें मंगल ग्रह पे भेजेगा, जैसे कि नासा मंगल ग्रह पर सैटेलाइट,
ठीक है, इनसाइट लैंडर, रोबोटिक हेलीकॉप्टर और इससे संबंधित और सारी जो प्रणालियां उसको तैयारी कर रहा है, उनको भेजने का कार्य कर रहा है। किस लिए? एक तरीके से पूरा व्यापक जानकारी, व्यापक जांच करने के लिए मंगल की। आइए हम बात कर लेते हैं मंगल ग्रह से कुछ और भी चीजें न्यूज में थी जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मंगल ग्रह के अभियानों के लिए परमाणु इंजन का परीक्षण करेगा कौन सा देश दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका। वही बात करें, मंगल पर पाई जाने वाली चट्टानों के नमूने भेजने वाला अंतरिक्ष यान है, क्या नाम है? मार्स रोवर परसिवरेंस। ठीक है, तो आपको ये मिशन के बारे में पता होना चाहिए। क्या नाम है दोस्तों? कि ज्ञान यानी कि मार्स रोवर परसिवरेंस। ठीक है, और ये क्या करेगा? जो चट्टाने पाई जाती है उनके नमूने भेजने वाले, यानी कि चट्टानों के नमूने भेजने वाला ये अंतरिक्ष यान है। आइए तो ऐसे मंगल ग्रह के भी बारे में देख लेते हैं। मंगल ग्रह दोस्तों मार्स, ठीक है, और ये देखा जाए हमारे सूर्य से ये चौथे नंबर का ग्रह है। और यहाँ पे हम बात करें, इसे लाल ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। देखिए आपसे एग्जाम में पूछा गया, आप यहाँ पे इसकी तस्वीर देख सकते हैं, रेड दिख रहा है, तो ध्यान रखिएगा लाल ग्रह से कौन सा ग्रह जाना जाता है? जो है वो मंगल जाना जाता है। आपसे पूछा भी गया है ये एग्जाम में। और इसके लाल होने का कारण क्या है? इस ग्रह पे देखिए आयरन ऑक्साइड मौजूद है। ठीक है, आयरन क्या? आयरन जो होता है Fe, ये जो है हमारे इस ग्रह पे जो है मंगल ग्रह पे उपस्थित होने के कारण ये लाल रंग का दिखता है। इसके देखिए 2 सैटेलाइट है, 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। ठीक है, बात करें मंगल ग्रह पर, देखिए सौर मंडल का जो सबसे ऊंचा पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। ठीक है, निक्स ओलंपिया जो कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है वो मंगल ग्रह पे स्थित है। और ये देखिए इतना ऊंचा है कि ये माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना अधिक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? लगभग 4489, ठीक है, माफ करिएगा 8849 मीटर ऊंचाई है। और इससे भी ये 3 गुना जो है बड़ा ये निक्स ओलंपिया पर्वत है जो कि मंगल ग्रह पे स्थित है। और ये पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये जो ग्रह है मंगल ग्रह, ये सूर्य की परिक्रमा जो है कितने दिन में कर लेता है? तो 687 डेज में कर लेता है। और सौर मंडल पे ही देखा, सौर ग्रह पे ही देखा जाए तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलियस मेसी भी स्थित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके मार्स प्लैनेट से रिलेटेड जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए और ध्यान रखिएगा, आप इसकी लोकेशन देख रहे हैं, अर्थ और जुपिटर के बीच में ये स्थित है। और देखिए जुपिटर और मार्स के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से जो ग्रह हैं उनके अपनी कोई भी सैटेलाइट नहीं है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है कि फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लेक्चरर द्वारा किसको विशेष साहित्यिक पुरस्कार प्रदान किया गया है? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी है, शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर जो अवार्ड की तरफ से देखा जाए, जो बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को एक विशेष साहित्यिक पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, हम बात करें इनकी जो कुछ पुस्तकें थी उन पुरस्कार, उसके लिए इनको जो है पुरस्कार दिया गया है। उनकी जो नई यहाँ पे देखा जाए अनफिनिश्ड मेमोइर्स, द प्रिजन डायरीज एंड द न्यू चाइना 1952 के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान जी को। इनके बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो जब बांग्लादेश आजाद हो रहा था तो देखिए इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। जब पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश, तो शेख मुजीबुर रहमान जो है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश के संस्थापक नेता, और इन्होंने इनकी बात किया जाए तो ये शुरुआत में 1971 से जनवरी 1972 के बीच में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के ये नामधारी राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। और बाद में आगे जाकर के ये आवामी लीग से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। और अब हम बात करेंगे फैक्ट्स ऑफ द डे की। दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि कोलकाता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। कौन दोस्तों? TS शिवगणनाम। ठीक है, अगला है यूएई के नए उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। किसे? शेख मंसूर बिन जायद अल नह्यान। ये यूएई के नए उपराष्ट्रपति बनाए गए, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के। वही देखा जाए बीसीसीआई ने टाटा IPL 2023 के लिए आधिकारिक भागीदार बनाया है। किसे? यहाँ पे हर्बालाइफ को। ठीक है, अगला है हाल ही में फुलेगे नामक पुस्तक का विमोचन हुआ। इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? लेखनाथ छेत्री। और आज का लास्ट हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे है कि T20 अंतरराष्ट्रीय में, ठीक है, सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं दोस्तों। ये बांग्लादेश के क्रिकेटर है शाकिब अल हसन। ठीक है,
तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको चीजें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो लाइक करिए। बाकी जो कुछ भी मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछा है कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करें आप लोग। और चलिए फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में। उसके पहले कहना चाहूंगी कि डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए, अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए। चलिए फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।